हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम भारत का संविधान शुरू कर रहे हैं लूसेंट की बुक से। लूसेंट की बुक से संविधान शुरू कर रहे हैं और निश्चित ही पूरा संविधान कंप्लीट कराया जाएगा। जैसा कि हमने इसके पहले इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी डिस्कस कर लिए, विविध वाला पोर्शन जो है टॉपिक है वो हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब हम चालू कर रहे हैं संविधान। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, लूसेंट की बुक से पढ़ेंगे। जो भी यहाँ लिख रखा है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और उसको समझाने की कोशिश करूंगा। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम संविधान की। तो संविधान क्या होता है फ्रेंड्स? आपने संविधान बहुत सुना है। संविधान क्या होता है? तो संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है। संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है। संविधान शब्द सम और विधान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक सम और एक विधान। ये सामने का सम और विधान दो शब्दों से मिलकर बना है। सम का अर्थ होता है बराबर। सम का अर्थ क्या होता है? बराबर। और विधान का अर्थ होता है नियम या कानून। सम का अर्थ होता है बराबर और विधान का अर्थ होता है नियम या कानून होता है। अर्थात यह नियम जो सभी नागरिकों को एक समान लागू होते हैं। जो जितने भी नागरिक है भारत के, सभी नागरिकों को एक समान लागू होते हैं, उसे ही संविधान कहलाता है। यह संविधान क्या होता है मैंने आपको बताने की कोशिश किया। संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। संविधान किसी देश की नैतिक और सिद्धांतों का वह संग्रह होता है। संविधान किसी देश की नैतिक और सिद्धांतों का वह संग्रह होता है जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। समझ में आया? संविधान किसी देश की नैतिक और सिद्धांतों का वह संग्रह होता है जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। यह तो आप जानते ही होंगे, है ना? एक लिखित दस्तावेज होता है। इसमें सब का विधान होता है, यानी सम विधान, सब के लिए विधान, हर वो चीज का विधान होता है, उसे ही संविधान कहा गया है। भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को आंशिक रूप से पूर्ण देश में लागू किया गया था। तो ये तो आप जानते हैं। तो उसके बारे में हम संविधान के बारे में यहां पढ़ने वाले लूसेंट की बुक से पढ़ेंगे जो यहां पे लिख रखा है। तो देखिए संविधान बनने के पहले, तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। अब संविधान के बारे में मैंने सामने की जानकारी आपको देने की कोशिश किया। अब बात करते हैं संविधान की। तो संविधान भी ऐसा बना नहीं, पहले उसका भी एक कुछ संक्षिप्त इतिहास है। तो उसका क्या इतिहास रहा है, उसकी क्या सीढ़ी रही है, जिसके बाद संविधान का निर्माण किया गया, तो हम उसको थोड़ा सा यहाँ पे शुरू में डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या लिख रखा है यहाँ पे। भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ अंग्रेजों का शासन था भारत में। तो 1757 में प्लासी की लड़ाई होती है। प्लासी की लड़ाई 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ये पूरी तारीख परीक्षा में आती है। 23 जून 1753 को, 57 है सॉरी, प्लासी 757 ऐसा याद रखना है। प्लासी 757, तो कौन सा 57? 1757। तो ये हुई थी 23 जून, कभी कभी पूरी तारीख पूछ लिया जाता है। 23 जून 1953 को प्लासी की लड़ाई हुई थी जिसका कारण ब्लैक होल की घटना थी। जिसका कारण क्या था? ब्लैक होल की घटना थी। यह लड़ाई सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव, जो बंगाल का गवर्नर था, लॉर्ड क्लाइव, दोनों के मध्य लड़ा गया था। और इसमें लॉर्ड क्लाइव की जीत हुई थी और बंगाल को जीत लिया गया था अंग्रेजों द्वारा। तो समझ में आया क्या? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुई थी जिसका कारण ब्लैक होल की घटना थी। ये जो युद्ध है ये दो लोगों के बीच हुआ था, एक सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव बंगाल का गवर्नर था, इन दोनों के बीच में हुआ और लॉर्ड क्लाइव की जीत हुई और बंगाल को अंग्रेजों द्वारा पूर्ण रूप से जीत लिया गया। तो ऐसा हुआ, एक लड़ाई ये हुई। प्लासी की लड़ाई कहां हुई थी करके पूछेगा, पासे प्लासी, पासे पश्चिम बंगाल में हुई थी। उसके बाद देखो 1774 में क्या होता है। 1774, ये पूरी तारीख याद रखो, 23 अक्टूबर 1774, 1764। इसमें बक्सर की लड़ाई हुई थी। बा से बिहार में हुई थी। तो बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई हुई थी।
बक्सर की लड़ाई जो हुई थी, बक्सर का युद्ध हुआ था, ये किस किस के बीच हुआ था? तो इसमें एक तरफ थे अंग्रेज जिनका नाम था रॉबर्ट राई, और दूसरी तरफ बहुत सारे लोग मिले हुए थे भारत के, जैसे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब मिहिर कासिम, इधर तीन थे और इधर साइड था रॉबर्ट राई। इनके मध्य लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध लड़ने का नेतृत्व किसने किया था, यह भी क्वेश्चन आता है। तो बक्सर के युद्ध के लड़ने का नेतृत्व किया था कैप्टन मुनरो ने। बक्सर का युद्ध में लड़ाई का नेतृत्व, जो सेनापति थे, जो नेतृत्व थे, वो कैप्टन मुनरो ने किया था। तो इसमें अंग्रेजों की जीत हुई, रॉबर्ट राई की जीत हुई। और रॉबर्ट राई की जब जीत हुई तो उसके बाद क्या होता है, यहां लिखा है देखो। उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ कब? 1764 में। उसके बाद अंग्रेजों द्वारा जीते जाने के बाद, अंग्रेज ने जीता, तो अंग्रेजों द्वारा जीते जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन ने शिकंजा कसा। तो उसके बाद पूर्ण रूप से बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन ने अपना शिकंजा कसा। तो ये समझ में है शिकंजा कैसे कसा। क्वेश्चन पूछेगा कि बक्सर के युद्ध के बाद वास्तविक शासन करने लगी थी कंपनी। तो देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों की सहन शक्ति बढ़ी। कभी पूछा अंग्रेजों की सहन शक्ति किस युद्ध के बाद बढ़ी? अंग्रेजों को कैसा ऐसा लगने लगा कि हम जीत सकते हैं? तो प्लासी का युद्ध। फिर बक्सर का युद्ध हुआ, तो बक्सर के युद्ध के बाद वास्तविक शासक बन बैठी, अंग्रेज जो थी वो वास्तविक शासक बन बैठी, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बंगाल को जीते जाने और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। कौन से युद्ध के बाद हुई थी? कभी पूछा, कभी ये भी पूछ सकता है कौन से युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इतिहास में आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, यहां संविधान की बात करते हैं हम। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन ने शिकंजा कस लिया। इसी शासन को, वो जो शासन कर रहे थे, इसी शासन को अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, कई अधिनियम पारित किए। एक्ट यानी अधिनियम, कई एक्ट या अधिनियम पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ी बने। वे निम्न हैं। तो यहां पे निम्न दिए हुए हैं, निम्न अधिनियम एक्ट दिए हुए हैं जो अंग्रेजों सरकार द्वारा पहले लाए गए थे। उनको हम बारी बारी से एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो देखो क्या होता है। सबसे पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कई बार, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया करके। तो ये याद रखना है, 1773 में, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। ये जो अधिनियम था, इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। क्या क्या महत्व था देखते हैं हम। जैसे पहला देखो, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। तो पहला कदम था, तो कभी क्वेश्चन आ सकता है किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने अपना पहला कदम उठाया था। तो यही वाला अधिनियम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित एवं नियमित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया था। यह भी क्वेश्चन बन जाता है, कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित कौन से अधिनियम के तहत किया गया था? इसके अधिनियम के तहत। उसके बाद इसके द्वारा पहली बार कंपनी में प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। जो कंपनी अपने यहाँ शासन कर रही थी भारत में, इसके अनुसार इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी इस अधिनियम के तहत। इसके द्वारा केंद्रीय शासन की नींव भी रखी गई थी। जो केंद्रीय शासन था, सेंट्रल प्रशासन था, केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सामने का समझ में आया। अब इस अधिनियम की क्या विशेषता थी उसको हम पढ़ेंगे। इस अधिनियम की ऐसी क्या विशेषता थी जो हमको पढ़ना चाहिए रेगुलेटिंग एक्ट की? तो देखो, सबसे पहले बताता हूं मैं इसकी विशेषता। तो इस एक्ट की पहली विशेषता देखते हैं। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को, जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था,
बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। पहले अंग्रेजों ने बंगाल को जीता था तो उस टाइम पे वहां पे गवर्नर हुआ करता था, तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। ये एक्ट आया, इसके तहत गवर्नर को गवर्नर जनरल कहे जाने लगे, तो गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। जो मुंबई और मद्रास के गवर्नर थे उसको इसके अधीन किया गया और इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग हुए। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। और पूछा बंगाल के प्रथम सिर्फ गवर्नर कौन थे, तो गवर्नर थे लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव, तो समझ में आ गया फ्रेंड्स। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे यहां से। बंगाल का पहला गवर्नर पूछा तो लॉर्ड क्लाइव, और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। इस अधिनियम की यह एक विशेषता थी इस एक्ट की, तो इसको आपको याद रखना है, पूछा जाता है। तो ये समझ में आया, गवर्नर के ही पद को गवर्नर जनरल नाम दिया गया था। अब नेक्स्ट विशेषता देखते हैं। देखो, इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। तो यह भी याद रखना है, उसकी सत्ता का प्रयोग संयुक्त रूप से करते थे। नेक्स्ट देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं बताऊंगा। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में, इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में पहली बार हुआ था ये। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारत में सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई थी 1774 में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार। सर एलिजाह इम्पे थे। सर एलिजाह इम्पे। तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो कलकत्ता में बने थे उनका नाम था सर एलिजाह इम्पे थे। और जो 2-3 अन्य थे उनका नाम था चेम्बर, उनका नाम था चेम्बर, लिमेंस्टर और हाइड। तो तीनों नाम याद रख लो, पहले और 3, है ना। काहे कि एक न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो इनके नाम भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो याद रखने की बनती है ना। तो इसको याद रखो। ये मैं आपको लूसेंट इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको एक बार आसानी जाए। आपके पास बुक है तो आप खुद अपने तरीके से पढ़ सकते हैं। एक बार ये वीडियो को देख लो तो थोड़ा सा आसानी जा सकती है, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, है ना। अब देखो, इसके तहत कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों को उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कंपनी के अधिकारों के लिए उपहार लेना निषेध कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। किसी से, कोई राजा हो चाहे किसी से, कोई उपहार नहीं लिया जाएगा। तो इसके तहत कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने, निजी व्यापार करने, कंपनी का व्यापारी जो थे, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों को उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया था, निषेध कर दिया गया था। यह भी 2 क्वेश्चन बन जाता है कई बार। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी के माध्यम से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रित सशक्त हो गया था। इस भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार का देन आवश्यक कर दिया गया था। सब सैन्य मामले की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया था। तो ये समझ में आया फ्रेंड्स। यहां तक के है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यहां तक है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो याला एक्ट समाप्त हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 3 क्वेश्चन बनते हैं नॉर्मली एग्जाम में। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कंपनी के अधिकार को उपहार लेना निषेध करा गया। इसके बाद का जो एक्ट है हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता है तो आप लोग देखते नहीं ढंग से, है ना। इसलिए बाद के लेक्चर और ऐसा करके पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा संविधान जो लूसेंट में लिख रखा है वो सारा हम कंप्लीट कराएंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम भारतीय संविधान को डिस्कस कर रहे हैं। इसके प्रीवियस वीडियो हमने एक लेक्चर डाल चुके हैं, पार्ट 1। भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास को डिस्कस किया जा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने रेगुलेटिंग एक्ट डिस्कस कर लिया था, अब उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए यहाँ से एक्ट ऑफ सेटलमेंट ये 1781 में आया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट ये 1781 में आया था। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया था। ये कभी पूछा जा सकता है, जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी कमियों को दूर करने के लिए यह प्रावधान किया गया था। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार यानी अधिकार प्रदान किया गया था। तो ये एक्ट आया था। इस एक्ट के तहत कलकत्ता में जो सरकार स्थापित थी, कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। उसके बाद अगला एक्ट आता है 1784 में, जिसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। यह पूछा जा सकता है कभी, इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ होता है, दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दोहरा प्रशासन कैसा, एक तो था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था राजनीतिक मामलों के लिए। तो ये कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता रहता है ना, इसको याद रखने की बनती है। इस एक्ट के द्वारा दोहरा प्रशासन प्रारंभ हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के लिए। यह पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के एक्ट के तहत लाया गया था। उसके बाद चार्टर अधिनियम आता है। चार्टर अधिनियम जो 1793 में आया। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। कभी पूछा जा सकता है ये चार्टर अधिनियम 1739 में क्या किया गया था, तो नियंत्रण बोर्ड के सदस्य एवं कर्मचारियों को वेतन आदि भारतीय राजस्व देने की व्यवस्था की गई थी। भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद आता है 1813 का चार्टर अधिनियम। यह इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे अच्छे से। देखो इस एक्ट के तहत तो 1813 का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है कि कंपनी के अधिकार पत्र, जो कंपनी का अधिकार था, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। ये पूछा जा सकता है किस एक्ट के तहत, 1813 चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को भी छीन लिया गया था। कंपनी के भारत के साथ, जो कंपनी थी वो भारत के साथ जो एकाधिकार व्यापार करती थी, उसका अधिकार भी छीन लिया गया था। किंतु उसके साथ उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त था। तो 20 वर्षों तक के पूर्वी देश, जो पूरब में जो देश आते हैं पूर्वी देश, और चीन के साथ व्यापार करने का 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त किया गया था। 20 वर्षों तक व्यापार कर सकती है। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया था। कुछ सीमाओं के अधीन खोला था। उसके बाद देखिए 1813 में पहले ईसाई पदारियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी। जो ईसाई पदारियां होते हैं, जो धर्मगुरु कहलाते हैं, ईसाइयों के धर्मगुरु या पुजारी, जैसे पुजारी बोलते हैं हम हिंदू धर्म में, वैसे ही ईसाई धर्म में पदारियां कहते हैं। तो ईसाई पदारियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी। कब? 1833 में। लेकिन फिर क्या होता है, नहीं सॉरी 1813 में। उसके बाद परंतु 1813 में ही इस अधिनियम द्वारा ईसाई पदारियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिली। तो क्या हुआ, ईसाई धर्म का प्रचार शुरू हुआ यहाँ से कि ईसाई धर्म के पदारियां भारत आ सकते हैं, ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हैं, शिक्षा, उनसे रिलेटेड शिक्षा भी दे सकते हैं उन लोग। तो ये सब 1813 के अधिनियम से शुरू हुआ। तो ये अधिनियम समझ में आया। ये मैं आपको लूसेंट डिस्कस करवा रहा हूँ, जिसको आपको एक बार लेक्चर को देखने के बाद आपके पास खुद लूसेंट रखी हुई है, तो आप उससे अच्छे से तरीके से उसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं, जो परीक्षा के हिसाब से कैसे क्वेश्चन आते हैं। बात करेंगे हम 1833 का चार्टर अधिनियम।
इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1833 का चार्टर अधिनियम। तो इस अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है? तो पहली विशेषता देखते हैं, इसके द्वारा कंपनी के व्यापार अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। कंपनी को जो भी व्यापार के अधिकार थे ये पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत पर शासन करना था। अब मात्र ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर शासन करना था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। देखो अपन ने यहां पढ़े थे बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल, अब यहां बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्वेश्चन आता है कौन से एक्ट के तहत बनाया गया था? तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इस प्रकार भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुए। इस प्रकार भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुए। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। नाम बनती इनकी याद रखने की, ये आप फैक्ट के रूप में पढ़ेंगे। समझ में आ गया? तो समझ में आ गया फ्रेंड्स, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहे जाने लगे। बंबई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। जो इधर साइड में जो शक्तियां दी गई थी विधि निर्माण करने की, वो शक्तियों को इस एक्ट के तहत वापस ले लिया गया। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्यों के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। जो विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। भारत में दास प्रथा तो चल रही थी भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। विधि के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है, यह घोषित कर दिया गया और 1834 में उसका उन्मूलन कर दिया गया, यानी उसे टोटल बंद कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, जड़ से उखाड़ दिया गया, बंद कर दिया गया इस अधिनियम के द्वारा। इस अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के एक अधीन पद ग्रहण करने के लिए किसी व्यक्ति के धर्म, जन्मस्थान, मूलवंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध भी किया गया कि इन सब के आधार पर हम उन्हें अयोग्य नहीं ठहराएंगे, उसका उपबंध किया गया, वो भी पद ग्रहण कर सकता है। इस ब्रिटिश सरकार का पद ग्रहण कर सकता है। गवर्नर जनरल की परिषदों को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान किए गए। गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। यह इंपॉर्टेंट है, बजट तैयार करने का अधिकार किसके तहत दिया गया था, यह याद रखना है। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इसके कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था भी की गई। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। यह इंपॉर्टेंट है, 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। तो यह अधिनियम समझ में आया। ये 1833 का चार्टर अधिनियम है। इसके तहत जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पे लिख रखी है एमसीक्यू के रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको समझना है सिर्फ। अब बात करेंगे हम 1853 का चार्टर अधिनियम। चार्टर के नाम से कई अधिनियम आए हैं, तो सन याद रखना है, ये 1853 है, ये इसके पहले वाला 1833 था, तो ये सब याद रखना है। इस अधिनियम को डिस्कस करते हैं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है, इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। क्वेश्चन आ सकता है, प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर पद को भरने की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई थी? और इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति भी की गई। एक समिति बनाई गई थी, मैकाले समिति की नियुक्ति भी की गई। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषदों में विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। यह पूछा जाता है फ्रेंड्स, यह पूछा जाता है इस अधिनियम के तहत। कौन से अधिनियम के तहत पूछा जाता है? इस अधिनियम के तहत किस किस को अलग कर दिया गया? इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका और विधायिका को अलग कर दिया गया। यह पूछा जाएगा यहां से। 1853 के अधिनियम के तहत विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया।
यानी कार्यपालिका तथा विधायिका को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषदों में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा जाता था। तो ये समझ में आया, 6 नए पार्षद जोड़े गए जिसे विधान पार्षद कहा जाता था। तो इतना ही डिस्कस करते हैं हम। इसके बाद में 1858 का भारत शासन अधिनियम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता है तो आप लोग देखते नहीं, है ना। तो ये समझ में आया। सामने के एक हम डिस्कस कर रहे हैं, भारतीय इतिहास का संक्षिप्त इतिहास डिस्कस कर रहे हैं, जिसको आपको पढ़ने में थोड़ी सी आसानी मिल सके और उसके बाद आप अच्छे से तैयारी कर सके। तो इसके बाद मिलते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से हम अभी 1858 का भारत शासन अधिनियम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले भी हमने डिस्कस करे हैं, 2 लेक्चर डाल चुके हैं, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। संपूर्ण संविधान कंप्लीट कराया जाएगा जो लूसेंट की बुक में लिख रखा है। तो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में 1853 का चार्टर अधिनियम डिस्कस किए थे। इस अधिनियम द्वारा कार्यपालिका और विधायिका को अलग कर दिया गया और इस अधिनियम द्वारा संपूर्ण भारत के लिए एक केंद्रीय विधानमंडल का गठन किया गया था। देखो, ये विधान परिषद कहा जाता था। अब बात करेंगे हम 1858 का भारत शासन अधिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अधिनियम आने के पहले भारत में 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति हुई थी और भारत का जो शासन है वो थोड़ा सा डगमगा गया था। भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वो पूरा शासन डगमगा गया था। तो उसके बाद क्या हुआ, 1857 की क्रांति के बाद 1857 की क्रांति के बाद जो असंतोष हो गया था कंपनी को, असंतोष को दूर करने के लिए 1858 में द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया। द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया, जिसके तहत कंपनी का संपूर्ण शासन क्राउन के हाथों सौंप दिया गया था। जिसके तहत कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी भारत में, इसके तहत कंपनी का शासन क्राउन का शासन स्थापित हुआ, या क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया, या क्राउन का शासन स्थापित हुआ। क्राउन किसे कहते हैं? जो ब्रिटेन का शासन होता था, ब्रिटेन में जो शासन होता था उसे क्राउन कहा जाता था, है ना। और इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल का जो पद था, जो हमने पढ़े थे, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, और अब जो गवर्नर जनरल पद था वो पद को समाप्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा बदलाव करना था, तो गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय का पद लाया गया। तो वायसराय का पद सृजित किया गया। भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय का पद सृजित किया गया, और उसके ऊपर, वायसराय के ऊपर एक सचिव का पद भी लाया गया। एक भारत के सचिव का पद सृजित किया गया, जिसका मुख्यालय लंदन में था, और जो सचिव था वो ब्रिटेन की संसद के अधीन काम करता था। यह भारत सचिव ब्रिटेन के संसद के प्रति यानी उसके प्रति उत्तरदायित्व था उसका, है ना। तो ये समझ में आ गया फ्रेंड्स। उसके बाद क्या होता है, यह अधिनियम तो आया, तो 1857 की क्रांति के पश्चात महारानी जो थी वहां की, ब्रिटेन की महारानी भारत आई। यह अधिनियम को लेके ब्रिटेन की महारानी भारत आई, और 2 अगस्त 1858 को लॉर्ड कैनिंग उस समय थे वायसराय तत्कालीन, तो लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में उसे पढ़ा, इलाहाबाद के दरबार में उसे पढ़ा। तो ये भी याद रखना है कहाँ पढ़ा था करके पूछा जा सकता है। इलाहाबाद के दरबार में इसे पारित कर दिया गया, इसे पढ़ के सुनाया गया कि अब भारत में हम ये बदलाव कर रहे हैं, ये अधिनियम लाया गया है। तो ये इलाहाबाद के दरबार में 2 अगस्त 1858 को लागू कर दिया गया, पढ़ दिया गया। लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। ब्रिटेन की महारानी भारत आई थी, जिसका नाम था महारानी एलिजाबेथ था कि विक्टोरिया था? एलिजाबेथ भारत आई थी, है ना। तो ये याद रखना है। अब हम बुक से डिस्कस करते हैं। देखिए 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषता, भारत का शासन कंपनी से लेकर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कंपनी से लेकर ब्रिटेन क्राउन के हाथों सौंप दिया गया। तो ये समझ लो, इसके पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, लेकिन 1858 के बाद ब्रिटेन का शासन स्थापित हुआ है। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई।
भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों की भारत परिषद की सृजन किया गया। तो समझ में आया, 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा और 7 सदस्य कंपनी के निर्देश मंडल द्वारा सृजित किए गए थे। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश सांसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया था। भारतीय मामले में ब्रिटिश संसद, जो ब्रिटिश संसद थी, ब्रिटेन की संसद, उसका सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। जो भारत में मुगल सम्राट का पद था उसे समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। जो हमने पढ़े थे 1813 का चार्ट, कौन सा अधिनियम था वो, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में जो लाया गया था उसे समाप्त कर दिया गया। भारत के शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल के लिए एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया की नियुक्ति भी की गई। एक सचिव की नियुक्ति भी की गई है ना, तो ये भी याद रखना है। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायित्व था। जो सचिव था, जो भारत का सचिव था, वो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था। भारत में जो भी प्रशासन हो रहा है उसका सचिव, उस पर संपूर्ण नियंत्रण था। उस पर वाक्य अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य ब्यौरे के विषय में हो, उसका वाक्य अंतिम होता था। वो जो कह दिया वह अंतिम होता था। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर, मैंने बताया था भारत का गवर्नर जनरल चल रहा था अभी तक के, तो भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। और जब वायसराय कर दिया गया तो अंत में उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। तथा प्रथम वायसराय, जब वायसराय पद का सृजन हुआ तो फिर से वायसराय जो तत्कालीन थे उसे ही बनाया गया गवर्नर जनरल। तो प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हुए। तो यहां से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, भारत के यानी इस समय लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए थे। किस अधिनियम के माध्यम से, 1858 के भारत शासन अधिनियम जो कानून आया था उसके माध्यम से। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, कई बार ये आपको याद रखना है। 1857 की क्रांति के समय भारत के वायसराय कौन थे या उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, तो गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। और एक और क्वेश्चन बन जाता है कभी, 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय भारत के 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पाल, PALMERSTON, पालमर्स्टन थे, लॉर्ड पालमर्स्टन थे। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कभी। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो लॉर्ड पालमर्स्टन थे। तो इनका नाम याद रखना है। और भारत के वायसराय, तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। तो ये समझ में आया, ये अधिनियम था जिसके बारे में हम पढ़े। तो ये समझ में आया, 1858 का अधिनियम हमने डिस्कस किया। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है आगे देखेंगे। आगे देखिए, उसके बाद क्या है, 1861 में भारत परिषद अधिनियम आता है। 1861 में भारत परिषद अधिनियम आया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम की विशेषता है गवर्नर जनरल की कार्य प्रणाली परिषद का विस्तार किया गया। जो गवर्नर जनरल की कार्य प्रणाली थी उसका विस्तार किया गया। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ, जो विभागीय प्रणाली थी उसका प्रारंभ हुआ लॉर्ड कैनिंग द्वारा। तो लॉर्ड कैनिंग वायसराय थे, तो लॉर्ड कैनिंग द्वारा।
गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। जो अध्यादेश अभी अपने यहाँ वर्तमान में राष्ट्रपति जारी करता है, वो सब अंग्रेजों भी करते थे उस टाइम पे। तो गवर्नर जनरल को पहली बार, ये गवर्नर जनरल लिखा है ना, लेकिन ये पद यहाँ पे तो वायसराय हो गया था, तो ऐसा हम ये भी बोल सकते हैं कि वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसा अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने होती थी। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने होती थी। तो अध्यादेश की अवधि 6 महीने की थी। गवर्नर जनरल यानी वायसराय को बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति भी प्रदान की गई थी। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल करने की शुरुआत हुई थी। इस अधिनियम के माध्यम से वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामित कर सकता था। तो किन किन को नामित किया था देखते हैं। तो देखिए 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों, कौन भारतीयों तीन, तो बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था। तो याद रखना है, 3 लोगों को मनोनीत किया था, विधान परिषद में मनोनीत किया था। इसके बाद बात करेंगे हम 1873 का अधिनियम। देखिए इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को, ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित थी उसे किसी भी वक्त भंग किया जा सकता है, और ऐसा आगे जाके हो ही गया। 1 जनवरी 1884 में ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। ये तारीख इंपॉर्टेंट है, कभी पूछी जा सकती है। शासन कब तक रहा वो आप जानते हैं, लेकिन भंग कब करा गया तो ये उसकी तारीख ये है ना। उसके बाद अगला है शाही उपाधि अधिनियम। देखो उसके बाद शाही उपाधि अधिनियम आया 1876 में। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी को 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। और 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा पत्र द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य घोषित कर दिया गया। भारत को साम्राज्य घोषित कर दिया गया। भारत को एक ब्रिटेन का साम्राज्य घोषित कर दिया गया, ब्रिटेन का अधिकार घोषित कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है इस अधिनियम से। 6ठे सदस्य की नियुक्ति, लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या हुआ, 1891 का भारत परिषद अधिनियम, इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। ये डायरेक्ट पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछा जाता है। अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, 1892 का भारत परिषद अधिनियम के तहत। इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कभी यहाँ से एमसीक्यू के रूप में। कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई थी। राजस्व एवं व्यय, बजट में बहस भी कर सकते थे। ये इससे किया गया भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इस लेक्चर में इतना ही। इसके बाद हम 1919 और आगे के अधिनियम डिस्कस करेंगे। हमने इसमें जो जो डिस्कस किए, लेक्चर में बने रहे, हमारे वीडियो में बने रहे, कंटिन्यू पूरा संविधान अच्छे से कंप्लीट कराया जाएगा, जिससे आपको पढ़ने में मदद मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के रूप में जाना जाता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। हम लुसेंट की बुक से भारतीय संविधान को डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हमने 2 लेक्चर डाल चुके हैं, तो उसको भी आप देखना बिल्कुल ना भूले। तो देखो इस अधिनियम में क्या था। यह अधिनियम आया था, सुधार अधिनियम के रूप में आया था, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले कौन थे, तो मार्ले जो थे, लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। भारत के राज्य सचिव थे इंग्लैंड में, और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे तत्कालीन उस समय 1909 में। तो ये दोनों ने मिलकर एक सुधार अधिनियम लाया, जिसका नाम था मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार के रूप में 1909 के अधिनियम को जाना जाता है। तो देखो इसमें क्या था, ये सुधार अधिनियम तो था, लेकिन एक प्रकार का सुधार नहीं था। ये सुधार नहीं था।
ये सुधार नहीं था, ये एक प्रकार था फूट डालो और शासन करो। दो जो भारत की जनता थी, समुदाय थे, उनके बीच में फूट डालने के लिए फूट डालो और शासन करो, ऐसी उन्होंने रणनीति अपनाई थी। तो इसमें क्या क्या किया गया था पहली बार? तो देखो, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था। ऐसा पहली बार हुआ था कि मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचन प्रतिबंधित की मंजूरी की गई थी, प्रतिनिधित्व की मंजूरी की गई थी। तो यहां से दो तीन चीजें क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। एक तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया, मार्ले मिंटो सुधार कब आया? तो मार्ले मिंटो सुधार जो था ये 1909 में आया। फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई गई थी और मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। मुस्लिमों समुदाय के लिए पृथक यानी खुद का पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। यहां से एक दो और क्वेश्चन आता है। भारतीय सदस्यों को मत देने का अधिकार भी दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय सदस्यों को मत देने का अधिकार भी किया गया था। जातियों, वर्गों और हितों के आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। यह कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जातियों, वर्गों और हितों के आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो 1909 के अधिनियम के तहत। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार इस अधिनियम में सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की गई। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। फूट डाल दिया गया था। यह सांप्रदायिक का मतलब क्या होता है, यह आपको जानना जरूरी है फ्रेंड्स। सांप्रदायिक का मतलब अगर आपको पता चल गया तो आप समझ जाओगे कि यह है क्या। तो समझ में आ गया फ्रेंड्स। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। संप्रदायवाद का अर्थ होता है दूसरे समुदाय के लोगों के प्रति धार्मिक, भाषा अथवा सांस्कृतिक आधार पर असहिष्णुता की भावना रखना तथा धार्मिक संस्कृति विभिन्नता के आधार पर समुदायों के राजनीतिक अधिकार, आधिकारिक सत्ता, प्रतिष्ठा की मांग रखना, उसे हितों के आधार पर राष्ट्रीय हितों से ऊपर उठाना, ऊपर समझना, हितों के लिए उसमें धार्मिक संगठन द्वारा बढ़ावा देना होता है। संप्रदाय की प्रमुख विशेषता जैसे उसमें अंधविश्वास पर आधारित होता है, रूढ़िवादी रहता है, दूसरे धर्मों के प्रति दुष्प्रचार करना, तो ये सब होता है। तो ये याद रखना है, फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत संप्रदाय निर्वाचन के जनक के रूप में लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है, कभी पूछा जा सकता है। उसके बाद आगे देखते हैं। भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति भी की गई थी इस अधिनियम के तहत। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हितों के विषय पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई थी। जो प्रांतीय विधान परिषद थी उसकी संख्या में वृद्धि की गई थी। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये बंगाल के एक एडवोकेट जनरल थे। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने वायसराय की काउंसिल में कानूनी सदस्य के रूप में प्रवेश करने का सम्मान प्राप्त है इन्हें, है ना। तो कानूनी सदस्य के रूप में प्रवेश करने का सम्मान प्राप्त है इन्हें, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चेंबर्स ऑफ कॉरपोरेशन, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया गया था। तो ये सब लिख रखा है लूसेंट में। एक नोट है जो इंपॉर्टेंट है। 1909 में लॉर्ड मिंटो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो जो थे ये भारत के वायसराय थे तत्कालीन।
तो समझ में आ गया इनसे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, तो आपको समझना है। उसके बाद क्या होता है, एक बार 20 अगस्त 1917 आता है। फिर 20 अगस्त 1917 को भारत में आर्थिक सुधार हेतु मोंटेग्यू घोषणा पत्र जारी किया गया था। आर्थिक सुधार हेतु मोंटेग्यू घोषणा पत्र भी जारी किया गया था आर्थिक सुधार हेतु। तो ये मार्ले मिंटो सुधार से इतना याद रखना है। एक आध क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, एक आध क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद के लेक्चर में हम 1919 का भारत शासन अधिनियम को डिस्कस करेंगे। ऐसा करके हम पूरा लूसेंट में जो संविधान है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम भारतीय संविधान को कंटिन्यू करेंगे। हम अधिनियम डिस्कस कर रहे हैं। अभी भारतीय इतिहास के विकास का संक्षिप्त इतिहास डिस्कस कर रहे हैं। भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हम 1919 का भारत शासन अधिनियम को डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है। इसके पहले हमने पुराने अधिनियम जो लिख रखे हैं बुकों में वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम भारत शासन अधिनियम 1919 डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है। डेफिनेटली एक क्वेश्चन यहाँ से कई एग्जामों में पूछा जाता है। लूसेंट की बुक को हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, निश्चित ही सारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कराया जाएगा। तो आइए बात करते हैं। तो 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? ये मॉन्टेग्यू जो थे, ये मॉन्टेग्यू भारत के सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो थे ये भारत के वायसराय थे। यानी भारत के सचिव कौन थे? मॉन्टेग्यू, और भारत के वायसराय तत्कालीन उस समय कौन थे? चेम्सफोर्ड। तो इन दोनों ने मिलकर एक अधिनियम लाया था, सुधार अधिनियम लाया था, इसलिए इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए इस अधिनियम की बहुत सारी विशेषताएं हैं। बहुत बड़ा अधिनियम है, अच्छा अधिनियम है। इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं ये सबको हम डिस्कस करेंगे। बने रहे चैनल में। देखिए इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इंपॉर्टेंट है। विशेषताओं से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। केंद्र में द्विसदनात्मक ये पूछा जा सकता है। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। प्रथम क्या था? राज्य परिषद और दूसरी केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 थी। राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें से 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्ष का था। समझ में आया? 5 वर्ष का था। केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 144 थी, जिसमें से 104 निर्वाचित और 40 मनोनीत होते थे। तो इनको भी याद रखना है आपको, है ना। ये जो स्थापना की गई थी ये पूछी जा सकते हैं कौन से अधिनियम के तहत की गई थी। ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं। इसका कार्यकाल सेकंड वाले का 3 वर्ष का था। जो सेकंड था उसका कार्यकाल 3 वर्ष का था। दोनों सदनों के अधिकार सामान्य थे। ये जो दोनों सदन बनाए गए थे इनके अधिकार सामान्य थे। इसमें एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृत प्रदान करने का अधिकार केवल निचले सदन को था। जो निचला सदन था उसे ही था ये अधिकार सिर्फ। उसके बाद देखिए प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था स्थापित की गई। हमने पढ़ा था 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसके तहत शुरू किया गया था द्वैध शासन, और भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत इसे समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद फिर 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली फिर से शुरू की गई। इसके बारे में हमें पढ़ना है कि द्वैध शासन प्रणाली क्या थी। तो प्रांतों में, प्रांत यानी राज्य, तो राज्यों में द्वैध शासन के जनक के रूप में लियोनस कार्टियस को जाना जाता है। यह पूछा जाता है प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन थे? तो लियोनस कार्टियस। तो इसका नाम भी याद रखना है, इनका नाम भी याद रखना है।
ये योजना के अनुसार प्रांतीय विषय को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया था। एक का नाम था आरक्षित और दूसरा का नाम था आंतरित या हस्तांतरित। तो ये 2 में विभाजित किया गया था। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो समझ में आया दोस्तों, इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषय को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया, एक आरक्षित तथा स्थानांतरित या आंतरित कहा जाने लगा। तो देखो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या बदलाव किया था इन्होंने। तो एक आरक्षित विषय रखे गए थे और एक हस्तांतरित विषय रखे गए थे। जो आरक्षित विषय थे जैसे वित्त, भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जातियां, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग और जलमार्ग कारखाना, बिजली, गैस, वायलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ी, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं आदि इसके अंदर आती थी आरक्षित विषयों में। तो यानी अंग्रेजों ने जो अच्छे विषय थे, जो अच्छे मंत्रालय, अच्छे विषय थे वो खुद के पास रखे थे और एक हस्तांतरित विषय थे जैसे शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वतः शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी उद्योग, तौल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहार दान आदि ये सब विषय इनको दिए गए थे। उसके बाद एक नोट लिख रखा है, इसको देखो। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था। जो आरक्षित विषय थे, आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्री की सहायता से किया जाना था। तो देखो द्वैध शासन प्रारंभ किया गया, इसमें फिर से लागू किया गया, लेकिन ये जो द्वैध शासन प्रणाली को 1935 के एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया था। जो इस अधिनियम में 1919 के अधिनियम में जो द्वैध शासन को प्रारंभ किया गया था, उसे 1935 में जो अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम, उसमें इसे बंद कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद और क्या क्या विशेषताएं हैं देखते हैं। जैसे भारतीय सचिव को अधिकार दिया गया था कि वह भारत में महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कर सकता है। इस अधिनियम में भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का भी प्रावधान था। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाते रहता है। इस अधिनियम में भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान भी था। 1956 में ली आयोग की सिफारिश पर सिविल सेवा की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया, है ना, तो ये याद रखना है। और जो लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किया गया था, इसके प्रथम अध्यक्ष सर रोस बार्क थे। सर रोस बार्क थे, है ना, तो ये भी याद रख सकते हैं आप। सर रोस बार्क थे प्रथम लोक सेवा आयोग, जिसकी तैयारी हम सब लोग कर रहे हैं, आप वीडियो देखने वाले लोग कर रहे हैं। ये इसकी सबसे पहले स्थापना 1926 में की गई थी, है ना, ली आयोग की सिफारिश पर। कौन से अधिनियम के द्वारा? 1919 के अधिनियम के द्वारा। उसके बाद अगला विशेषता देखते हैं। इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्य थे। 6 सदस्य में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्य भारतीय होना आवश्यक था। जो कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्य भारतीय होना आवश्यक था। अगली विशेषता देखो, इसमें सांप्रदायिक आधार पर सिखों को, भारतीय ईसाइयों को और अंगल भारतीय और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तृत कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाते रहता है कभी कभी। 1919 के अधिनियम के तहत सांप्रदायिक आधार पर किन किन को किया गया था? तो सिखों को, भारतीय ईसाइयों को, अंगल भारतीयों को, यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया गया था। अगली विशेषता देखते हैं। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया था। तो इसमें पहली बार जो केंद्रीय बजट होता था उसको राज्य के बजट से अलग कर दिया गया था। उसके बाद अगली विशेषता देखिए, इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन भी किया गया था, जिसका कार्य 10 साल बाद जांच करने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। तो वैधानिक आयोग भी बनाया गया था एक, जिसका कार्य 10 वर्ष के बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। उसके बाद अगली विशेषता देखो क्या है। तो
इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को निम्न रूप से बनाए रखा गया था। जो अध्यादेश जारी करता था वायसराय, जारी करने की शक्तियों को निम्न रूप से बनाए रखा गया था। उसके बाद अगला देखिए, कुछ विषय में संबंधित विधेयक को विचार पर प्रस्तुत करने के लिए पूर्ण अनुमति आवश्यक थी, जो उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने या सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति भी प्रदान थी। जो सम्राट था उसको वीटो पावर का उपयोग करने और सम्राट को विचार के लिए आरक्षित करने की भी शक्ति भी प्रदान थी। सी वाला देखिए, यह शक्ति थी कि विधानसभा द्वारा मंजूर किए गए या पारित ना किए गए किसी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दे तो वह प्रमाणित विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाते थे। उसके बाद देखिए, यह आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकता था तथा अस्थायी अवधि के लिए विधेयक प्रभाव होता था। जो विधेयक होता था वो प्रभाव होता था। तो ये कुछ बातें लिख रखी हैं जो याद रखना है। उसके बाद देखिए, एक नोट लिख रखा है जो इंपॉर्टेंट है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था। तो लॉर्ड जॉर्ज था जब यह अधिनियम भारत में पारित हुआ। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और तो मैंने बताया आपको। उसके बाद देखिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है 1919 का भारत शासन अधिनियम। इससे ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। तो आपको ये अधिनियम छोटा है, यहां पे देखिए जितना लिख रखा है उसमें से ध्यान से देखना है, क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं। तो समझ में आया दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1919 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। मैंने बता दिया, मॉन्टेग्यू जो थे वो भारत के सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो थे वो भारत के तत्कालीन वायसराय थे। 1919 का भारत शासन अधिनियम, इस अधिनियम द्वारा प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, द्वैध शासन स्थापित किया गया था। इस एक्ट के द्वारा पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी मिला था। देखिए, ये शासन आने के पहले, ये अधिनियम आने के पहले आप जानते हैं 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद ही आया था ये अधिनियम और कुछ बदलाव किए गए थे। भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी। 23 दिसंबर 1919 को। इंपॉर्टेंट है, 23 दिसंबर 1919 को भारत में उत्तरदायी शासन को स्वीकृति मिली थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 23 दिसंबर 1919 को। इस अधिनियम की पृष्ठभूमि के रूपरेखा के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका थी होम रूल आंदोलन की। जो होम रूल आंदोलन भारत में चल रहा था उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। सिविल सेवा भी शुरू हुई थी। लोक सेवा भी शुरू की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष सर रोस बार्क थे। उसके अलावा भारत शासन अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1919 का जो अधिनियम था, इसे रंग बिरंगा इतिहास या एक युग का अंत और एक नए युग का प्रारंभ के उपनाम से भी जाना जाता है, के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये अधिनियम कंप्लीट हुआ। तो लूसेंट की बुक को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद का अधिनियम इसके बाद वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को अच्छे से देखें और तैयारी करें। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम भारतीय संविधान डिस्कस कर रहे हैं। उसके अंतर्गत भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हमने 2-3 लेक्चर डाल चुके हैं जो अधिनियम वाले। अब बात करेंगे हम इस लेक्चर में भारत शासन अधिनियम 1935 की। इसके पहले 1919 वाला अधिनियम डिस्कस कर लिए हैं, उसको भी आप देखना बिल्कुल ना भूलें। 1935 भारत शासन अधिनियम 1935, इसकी विशेषता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यह अधिनियम पढ़ना बहुत जरूरी है। भारतीय संविधान को हम डिस्कस कर रहे हैं, सारा कंप्लीट कराया जाएगा जो लूसेंट की बुक में लिख रखा है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1935 की। तो 1935 के अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है
ये जो शासन अधिनियम आया था इसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता इस प्रकार की है, तो इस अधिनियम की मुख्य विशेषता इस प्रकार की है, इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन हटाकर केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। ये याद रखना है, उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था। उसके अलावा पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है किस अधिनियम के द्वारा, तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत यहां संघ 11 ब्रिटिश प्रांत, इसके अंतर्गत 11 ब्रिटिश प्रांत व 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र और उन देशी रियासतों से मिलकर बना हुआ था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हुए थे। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था। जो प्रांत थे, जो राज्य थे, उनको संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यहां एक ऐच्छिक था। देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्ताव संघ की स्थापना संबंधित घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया था। तो ऐसा कोई अवसर नहीं आया था कि देशी रियासतों को शामिल होना ही है। तो ये समझ में आ गया। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, 11 ब्रिटिश प्रांत और 6 कमिश्नरी क्षेत्र थे और देशी रियासतों से मिलकर बना हुआ था। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी 1935 के अधिनियम के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्वेश्चन, 11 ब्रिटिश प्रांत और 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। उसके बाद आगे देखिए, प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना भी की गई थी। प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना भी की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा प्रांत में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया। जो द्वैध शासन शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था? द्वैध शासन 1919 के अधिनियम में शुरू किया गया था। देखिए, द्वैध शासन हमने सबसे पहले पढ़े थे, 1784 का जो पीट्स एक्ट आया था उसके तहत शुरू किया गया था। फिर 1858 में समाप्त कर दिया गया था और फिर 1999 में 1919 के अधिनियम में फिर शुरू किया गया और फिर इसको खत्म कर दिया गया 1935 में। लेकिन खत्म कर दिया गया, अंत कर दिया गया और एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था। किसको? प्रांत को। प्रांत यानी राज्य कहलाते थे। उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था। तो ये याद रखना है। उसके बाद देखो, इनने प्रांत में तो द्वैध शासन खत्म कर दिए, लेकिन इन्होंने केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कर दी। तो केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से की गई थी? तो 1935 के अधिनियम के माध्यम से की गई थी। तो उसमें क्या किया गया? देखो, इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडल के बीच विभाजित किया गया था। यानी केंद्र और प्रांत के बीच विभाजित किया गया था, केंद्र और राज्य के बीच विभाजित किया गया था। इसके तहत परिसंघ सूची, एक सूची बनाई गई थी जिसका नाम था परिसंघ सूची, जिसे हम संघ सूची भी कह सकते हैं। प्रांतीय सूची जो राज्य सूची है वो है ये। एक समवर्ती सूची का निर्माण किया गया था। 3 सूचियां बनाई गई थी, संघ सूची, प्रांत सूची और समवर्ती सूची। इसको हम बोल सकते हैं केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जैसे वर्तमान में संविधान में है ना। अब आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, इनके बारे में डिटेल में मैं आपको बताता हूं। तो इसके बारे में डिटेल में बताता हूं, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ की विशेषताएं सब इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ ली जाती है। उसके बाद आगे देखिए, परिसंघ सूची। परिसंघ सूची को संघ सूची भी कह सकते हैं। परिसंघ सूची के विषय पर परिसंघ विधानमंडल को विधान बनाने की अनन्य शक्ति थी। परिसंघ विधानमंडल को विधान बनाने की अनन्य शक्ति थी। इस सूची में विदेशी कार्य, करेंसी और मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे। इस सूची में ऐसे विषय रखे गए थे, विदेशी कार्य, करेंसी, मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय रखे गए थे।
ये जो संघ सूची थी जिसे परिसंघ सूची कहा जाता था, इसमें 59 विषय शामिल थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें 59 विषय शामिल थे। समझ में आया? अब बात करेंगे प्रांतीय सूची, इसे राज्य सूची भी कह सकते हैं। तो प्रांतीय सूची के विषय पर प्रांतीय विधानमंडल को अनन्य आधिकारिक शक्ति थी, यानी इस सूची में वाणिज्य विषयों पर प्रांतीय विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार था, है ना। तो इस सूची में वणित विषयों पर प्रांतीय विधानमंडल में कानून बनाने का अधिकार था। प्रांतीय सूची में कुछ विषय थे जैसे पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा, ये सब विषय शामिल किए गए थे। प्रांतीय सूची में 54 विषय शामिल किए गए थे, 54 विषय शामिल थे। अब बात करेंगे समवर्ती सूची की। समवर्ती सूची में वे विषय पर परिसंघ और प्रांतीय विधान मंडल दोनों विधान बनाने के समक्ष थे। तो ये दोनों विधान बनाने के समक्ष थे समवर्ती सूची में। कौन कौन? परिसंघ सूची के और प्रांतीय विधानमंडल दोनों विधान बनाने में समक्ष थे। समवर्ती सूची के कुछ विषय थे जैसे दंड विधि, प्रक्रिया, सिविल सही प्रक्रिया, विवाह विच्छेद आदि विषय शामिल किया गया था। समवर्ती सूची में फिर 36 है, 36 विषय को शामिल किया गया था। तो समझ में आया दोस्तों? तो ये आपको परिसंघ सूची में कितने विषय? 59। प्रांतीय सूची में कितने हैं? 54। और समवर्ती सूची में कितने थे? 36 विषय शामिल किए गए थे। तो इसको आपको याद रखना है। अब आगे देखते हैं। ऊपर उल्लेखित उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी विधानमंडल को दूसरे विधानमंडल पर अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था, लेकिन वायसराय द्वारा आपात की उद्घोषणा किए जाने पर परिसंघ विधानमंडल को, जो परिसंघ विधानमंडल था, जो ऊपर में परिसंघ विधानमंडल था, उसे प्रांतीय सूची के विषय में विधान बनाने की शक्ति थी। दोनों विधानमंडलों के अनुरोध पर भी परिसंघ विधानमंडल प्रांतीय विधानमंडल के विषय में विधान बना सकता था। समवर्ती सूची के विषय पर परिसंघ विधि और प्रांतीय विधि पर अभिभावी होती थी। इस अधिनियम में अवशिष्ट विधायी शक्तियां वायसराय को दी गई थी। इस अधिनियम में अवशिष्ट विधायी शक्तियां वायसराय को दी गई थी। तो ये था अधिनियम जिसमें हम पढ़ रहे हैं। अब बात करेंगे, देखिए उसके बाद क्या अगला क्या इसमें निर्माण किया गया था। तो संघीय न्यायालय की व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसका क्षेत्र अधिकार प्रांत तथा रियासतों तक विस्तृत था। इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रीवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। प्रीवी काउंसिल होती थी लंदन में, तो लंदन को प्राप्त थी। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रीवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। संघीय न्यायालय की व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी, पूछा जाता है। अगला देखिए, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। जो ब्रिटिश संसद था ब्रिटेन में, उस संसद की सर्वोच्चता थी यहाँ पे। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। तो भारत में जो कानून बनाए गए थे, जो अधिनियम बनाए गए थे, इस अधिनियम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। तो प्रांतीय विधानमंडल जो था और संघीय व्यवस्था जो थी, वो इस अधिनियम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। तो ये भी इस अधिनियम के अंतर्गत विशेषता है जो आपको याद रखनी है।
उसके बाद भारत परिषद का अंत, जो भारत परिषद बना था उसका अंत कर दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया था। कभी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। 1935 के अधिनियम के तहत भारत परिषद का अंत कर दिया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार, जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जो हमने पढ़े थे, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक लॉर्ड मिंटो, जो 1909 के भारत परिषद अधिनियम में जो सांप्रदायिक व्यवस्था की गई थी उसको इसमें उसका विस्तार कर दिया गया। इसमें उसका और विस्तार किया गया और बढ़ावा दिया गया कि सांप्रदायिक से रिलेटेड, सांप्रदायिक व्यवस्था के बारे में मैंने आपको बताया था कि सांप्रदायिक व्यवस्था वो व्यवस्था होती है जिसमें अपने धर्म के प्रचार करते हैं लोग, अपने धर्म को सर्वोच्च मानते हैं, दूसरे धर्मों की आलोचना करते हैं, है ना। तो ये सब संप्रदाय से तात्पर्य उन सभी मनोवृत्ति से है जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज और राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने और उन्हें संरक्षण देने की भावना को महत्व देते हैं, वो सब संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। संप्रदाय को रोकने के कई तरीके हैं फ्रेंड्स, कई सारे तरीके होते हैं सांप्रदायिक व्यवस्था को रोकने के लिए, वो हम आगे के इसमें डिस्कस करेंगे। तो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। संघीय और प्रांतीय व्यवस्थापिकों में विभिन्न सांप्रदायिक को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक किया गया। तो उसका विस्तार जो है दलित जातियों, महिलाओं और मजदूरों वर्ग तक किया गया। ये सब फूट डालने के लिए था भारत में, ये इसकी व्यवस्था की गई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। इसमें मुसलमानों के अतिरिक्त भारतीय, ईसाइयों, यूरोपियों और हरिजन तक कर दिया गया था। तो ये याद रखने की बनती है फ्रेंड्स, कभी पूछा जा सकता है। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था, इस अधिनियम में एक प्रस्तावना थी उसका भी अभाव था। बात करेंगे नेक्स्ट विशेषता की, इसके द्वारा बर्मा, जो बर्मा है वर्तमान में म्यांमार, वो पहले भारत का ही हिस्सा था। जब अंग्रेजों का शासन था तो भारत का ही हिस्सा था वो। तो इसके अंतर्गत जो बर्मा है, बर्मा म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था, इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ये अधिनियम आया, इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत अदन, जो अदन की खाड़ी है, अदन सुने होंगे आपने, अदन को इंग्लैंड के औपचारिक निवेश कार्यालय के अधीन कर लिया गया था। अदन को इंग्लैंड के औपचारिक निवेश कार्यालय के अधीन कर लिया गया था और बारार और मध्य प्रांत को शामिल कर लिया गया था। जो बारार था हम बाद में पढ़ेंगे, बारार और मध्य प्रांत के बारे में, इन दोनों को शामिल कर लिया गया था इस अधिनियम के तहत। बहुत से परिवर्तन हुए थे। अगली विशेषता देखते हैं, इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी की गई थी इसी अधिनियम के तहत। जब तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना भी की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। रिजर्व बैंक क्यों की गई थी? इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। तो याद रखना नाम। इसमें मताधिकार का विस्तार किया गया। जो मताधिकार थे, मत देने के जो अधिकार थे, उन पे विस्तार किया गया और लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार मिला था। तो भारत की जितनी भी जनसंख्या थी उसमें से लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार मिला था। तो ये हमने पढ़े फ्रेंड्स भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को हटाकर केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई जिसके अंतर्गत 11 ब्रिटिश प्रांत और 6 कमिश्नरी क्षेत्र और देशी रियासतें थी। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संप्रदाय निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया।
केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया और 3 सूचियां बनाई गई, एक संघ सूची, प्रांत सूची और समवर्ती सूची। उसके अलावा भारत शासन अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक नोट देखिए क्या है, 1935 के अधिनियम में कुल 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। ये पूछा जाता है भारतीय संविधान का 80% भाग, जो वर्तमान में हमारा भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान का 80% भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इस कारण 1935 के अधिनियम को भारतीय संविधान का नींव भी कहते हैं, भारतीय संविधान की नींव भी कहते हैं। तो क्या हुआ है, ये जो शासन था ये बहुत अच्छा अधिनियम था, तो ऐसा ही अधिनियम ले लिया गया पूरा। हमने भारतीय संविधान का जब निर्माण किए तो इससे बहुत सारी चीजें लिए हैं, ग्रहण किए हैं। 80% चीजें जैसी की वैसी हमने ग्रहण की हैं। इस कारण इस अधिनियम को भारतीय संविधान का नींव भी कहा जाता है, कहते हैं, है ना। तो और इसके बाद, इस अधिनियम के बाद 1935 द्वारा प्रांतों में पहली बार चुनाव हुए थे। कब? 1935 में प्रांतों में पहली बार चुनाव हुए थे, प्रांतों में, है ना, इस अधिनियम के द्वारा। सभी अधिनियम का अलग है। इस अधिनियम का द्वारा 1935 में पहली बार प्रांतों में चुनाव हुए थे। तो ये लेक्चर हमने डिस्कस किए फ्रेंड्स, जिसमें हमने भारत शासन अधिनियम 1935 को डिस्कस किए हैं, लूसेंट की बुक के अनुसार डिस्कस किए हैं, जो यहाँ पे लिख रखा है। तो उस हिसाब से आप इसको लेक्चर को अच्छे से देखना है, और आपके पास बुक है तो आपको वहाँ पे टिक करके अच्छे से पढ़ना है, पूरी बुक याद कर लेना है। इसके बाद हम बात करेंगे 1945 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम की, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने भारत शासन अधिनियम 1935 डिस्कस किए। लूसेंट में भारतीय संविधान को हम डिस्कस कर रहे हैं, एक्ट चल रहे हैं, पूरे अधिनियम को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले हमने भारत शासन अधिनियम 1935 डिस्कस किए थे। 1935 के बाद भी कुछ अधिनियम भारत में आए थे, जैसे कि एक अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में। 1940 में अगस्त प्रस्ताव, तो इसको भी आपको पढ़ना है। अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में। अगस्त प्रस्ताव के बाद क्रिप्स योजना भी आई थी 1942 में। 1942 में क्रिप्स योजना भी आई थी, क्रिप्स योजना। उसके बाद CR फार्मूला भी आया था 1944 में, CR फार्मूला। तो ये इनके बारे में भी आप पढ़ेंगे। उसके अलावा फिर कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था, कैबिनेट मिशन इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन आया था इसके बाद, और कैबिनेट मिशन के बाद भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया, है ना। तो ये सब कुछ आए हैं जिनके बारे में। कैबिनेट मिशन 1946 में आया, और उसके पहले भी 1944 में एक वेवेल योजना आई थी, वेवेल योजना भी आई है ना। उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आया, भारत कैबिनेट मिशन। इसका उद्देश्य था भारत में पूर्ण स्वराज्य लाना, भारत में पूर्ण स्वराज्य लाना। और इसने भारत के लिए एक नया संविधान तथा एक अस्थायी सरकार की स्थापना का लक्ष्य रखा था। किसने? कैबिनेट मिशन ने। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान का निर्माण किया गया, नया संविधान तथा अस्थायी सरकार की स्थापना का लक्ष्य रखा था। तो हम बात करेंगे अधिनियम की, जो लूसेंट की बुक में है। उसके बाद देखिए भारत स्वतंत्रता अधिनियम, ये 1946 इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि भारत को आजादी कैसे मिली। तो देखिए ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया। तो ब्रिटेन की संसद, ब्रिटिश संसद ने कब पारित किया? 4 जुलाई 1947 को इस अधिनियम को पारित किया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। स्वीकृत कब होता है? जैसे जो ब्रिटेन का सम्राट था उसने उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए तो वो स्वीकृत हो गया। संसद में पारित हुआ 4 जुलाई को, 18 जुलाई को
ब्रिटेन के सम्राट ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया गया तो स्वीकृत हो गया। वो जो अधिनियम था वो स्वीकृत हो गया। दोनों तारीख इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। ये जो अधिनियम बनाया गया था, इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न हैं। तो क्या प्रमुख प्रावधान थे? 2 अधिराज्यों की स्थापना की जाएगी। 2 अधिराज्य। अधिराज्य का मतलब होता है डोमिनियन, डोमिनियन स्टेट या डोमिनियन राज्य। डोमिनियन क्योंकि ब्रिटेन ने ही इसको स्वतंत्रता दी है, इसलिए डोमिनियन कहलाया ये। तो 2 अधिराज्यों की स्थापना की जाएगी। 15 अगस्त, देखो याले एक्ट में ही लिख रखा था कि 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बनाए जाएंगे। तो भारत कब स्वतंत्र हुआ? स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली भारत को। तो उसकी और क्यों मिली, यानी क्या क्या उसकी विशेषता थी, उनने क्या क्या कहा था, वो सब इस अधिनियम में लिखा है ब्रिटेन सरकार ने। तो यहां पे हम पढ़ेंगे। तो 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उसको ब्रिटेन सरकार की सत्ता सौंप देगी। यानी हम सौंपेंगे उसको ब्रिटेन सरकार सत्ता सौंप देगी। जो ब्रिटेन सरकार की सत्ता थी वो उनको सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंप दी जाएगी। जो संविधान सभा कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जो संविधान सभा बनी थी उनको सौंप दी जाएगी। भारत एवं पाकिस्तान 2 अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होगा। यहां समझने वाली बात है। देखो 1958 के अधिनियम से लेके 1947 के अधिनियम तक वायसराय होता था। वायसराय जो ब्रिटेन का जो सम्राट था उसका भारत में प्रतिनिधित्व करता था। वायसराय जो ब्रिटेन सरकार थी या ब्रिटेन का सम्राट था उसका प्रतिनिधित्व भारत में कौन करता था? वायसराय। तो लेकिन गवर्नर जनरल क्या होता था? गवर्नर जनरल भारत में भारत का ही प्रतिनिधित्व करता था। भारत में भारतीय सरकार या भारत में जो ब्रिटेन की सरकार है सिर्फ भारत की सरकार का प्रतिनिधित्व करता था। तो उनने इस अधिनियम में एक और बदलाव किए कि वायसराय का पद को समाप्त कर फिर से गवर्नर जनरल का पद लाया गया। कब तक रहेगा ये पद? जब तक आपका संविधान निर्माण नहीं हो जाता। संविधान निर्माण होने के बाद जब संविधान लागू होगा तो जो संविधान में लिख रखा है उस हिसाब से देश चलेगा। तो जब तक के लिए एक गवर्नर जनरल होगा। 2 अधिराज्यों के लिए एक एक गवर्नर जनरल, एक ही हो सकता है या अलग अलग गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति भी कौन करेगा? उसके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। जैसे भारत में जो मंत्रिमंडल बन गया था आंतरिक मंत्रिमंडल, उसकी सलाह से की जाएगी। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करेगा। संविधान सभा जो है वो विधानमंडल के रूप में कार्य करेगा जब तक संविधान नहीं बन जाता। तो समझ में आया दोस्तों? संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करेगा जब तक संविधान सभा संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेगी। भारत मंत्री के पद को समाप्त कर दिया गया। जो भारत में मंत्री के पद थे उनको समाप्त कर दिया गया। भारत में 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत शासन चलता रहेगा। तब तक उस समय 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन किया जाएगा। देशी रियासत पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। यानी ब्रिटिश सरकार का देशी रियासतों पर से सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। उनको भारत और पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में शामिल होने, उनको देशी राज्यों को भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्यों में शामिल होने, तो समझ में आया? भारत और पाकिस्तान को किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और भावी संबंधों को निश्चित करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।
इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन, भारत क्या है, डोमिनियन बना था उस टाइम पे, अधिराज्य बना था। तो भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिम पंजाब, पूर्वी बांग्लादेश, पूर्वी बंगाल, पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत, आसाम के सिलहट, ये याद रखना है, आसाम के सिलहट को छोड़कर भारत का शेष अधिराज्य में मिला लिया गया था। इन सबको छोड़कर बाकी सभी को भारत के शेष राज्य क्षेत्र में मिला लिया गया था। इन सबको छोड़कर भारत के शेष राज्य क्षेत्र में मिला लिया गया था। उसके बाद देखिए एक नोट लिख रखा है, सिलहट जिले को भारत स्वतंत्रता अधिनियम 47 के प्रवर्त होने के पूर्व जनमत संग्राम में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। जो सिलहट जिला था उसने पाकिस्तान में जुड़ना चाहते हैं, पाकिस्तान के जनमत संग्राम में पाकिस्तान के पक्ष में वोट दिया था। तो ये एक बन जाता है कभी सिलहट जिला, आसाम का था ये, है ना। तो सिलहट जिला। तो इस तरीके से फ्रेंड्स भारत स्वतंत्रता अधिनियम से क्या क्या याद रखना है, तो इस तरीके से भारत स्वतंत्रता अधिनियम में कब आया था ये याद रखना है, स्वीकृति कब मिली, आजाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947 में। ब्रिटिश रूल का अंत हो गया था, एंड ऑफ ब्रिटिश रूल का अंत हो गया। वायसराय को समाप्त कर दिया गया, गवर्नर जनरल का पद फिर से लाया गया। 2 अधिराज्य डोमिनिकल स्टेट बनाया गया, भारत और पाकिस्तान। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 वाला था उसका शासन चला जब तक संविधान निर्माण नहीं हो जाता। और कौन काम कर रहा था उसके पीछे, तो संविधान निर्माण समिति यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वो कार्य कर रही थी, है ना। तो वही समझ में आ गया होगा आपको। इसके तहत 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आए या स्थापित किए गए। दोनों राष्ट्रों के लिए एक एक गवर्नर जनरल होएगा और ब्रिटिश सरकार द्वारा देशी रियासतों से सर्वोच्चता समाप्त कर दी गई। वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया, गवर्नर जनरल का पद लाया गया, है ना। इनके बारे में सब हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमने लूसेंट में जितने भी अधिनियम थे उसको डिस्कस किए। आप पढ़ें, और आपके पास लूसेंट है तो उससे अच्छे से पढ़ें। जो इंपॉर्टेंट वाली बातें हैं वहाँ पे टिक कर लें, उनको याद रखें। वन डे एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं। और इसके बाद के लेक्चर से हम चालू करेंगे संविधान सभा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से जो लूसेंट में लिख रखा है उसको एक्सप्लेन करके हम कंप्लीट कराएंगे, जिससे आपको पढ़ने में आसानी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।